हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से आपकी एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि जीके जीएस की रिगार्डिंग होंगी, जिसमें प्रतिदिन मैं आपको एसएससी जीडी के जीके जीएस पैटर्न पे आधारित एक सेट कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को ऐड किए जाएंगे जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो गए। आपके यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इस सेशन को प्रतिदिन 8 बजे देखा जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 1 है जीके जीएस का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की? तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो था यह एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। कैसा था? बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। और इसकी स्थापना जो की थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के अलावा एक और अखबार की स्थापना की थी जिसका नाम था मीरात उल अखबार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मीरात उल अखबार की स्थापना भी की थी। तो संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, जो कि राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में निम्नलिखित में से देशों के किस समूह ने भाग लिया? तो मालाबार नौसेना जो अभ्यास है वह चाहे आपका 2020 हो, 2021 हो या 2022 हो, जब भी कहीं आपका मालाबार युद्ध अभ्यास का नाम आए तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका कुल 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हीं 4 देशों को क्वाड देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश एक उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पडाटकल। पडाटकल, जिसे हम पटकल के नाम से भी जानते हैं, यह एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल स्थल है जो कि आपके कर्नाटक के बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है पड्डाटकल। और पड्डाटकल एक उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत से स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे आपको 4 नाम दिए गए हैं। इन सभी नाम को नंबर वाई नंबर पार्टिसिपेट करिए। जैसे दीपिका कुमारी, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह दीपिका कुमारी ही होंगे। इनका संबंध तीरंदाजी से है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। सौम्यजीत घोष, सौम्यजीत घोष का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते हैं, जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंका और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और वह जो दिन था वह 7 अगस्त का दिन था। इसी कारण 7 अगस्त के दिन को भाला फेंक दिवस भी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा भी एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया एक सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के प्रयासों में तीव्रता और संपूर्ण भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना एक मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई थी। और इसके दूसरे चरण की जो शुरुआत है वह वर्ष 2020-21 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में युवराज सिंह बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फा, ए नहीं है, इसको अल्फा पढ़िएगा। अल्फा का कोई हमारे पास सिंबल नहीं था लिखने के लिए, इसलिए मैंने ए लिखा। तो यह है अल्फा कण के द्विआवेशित आयन, अल्फा कण के कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं।
तो अल्फा कण जो होते हैं यह हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं और अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो सरकारी समितियों के प्रसार से जो संबंधित अनुच्छेद है वह 43B है। 43B अनुच्छेद के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और यह जो 43B है यह संविधान के भाग नंबर 4 में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो सबसे पहले आप यह याद करिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। तो अफगानिस्तान और मराठों के बीच, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और यह कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अब पानीपत की लड़ाई की बात आ गई है, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। यह किसके किसके बीच हुई? तो बाबर और लोधी वंश के बीच हुई पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। यह किसके किसके बीच हुई? तो हेमू और उत्तर भारत के मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में हुई, जो कि मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब से 5 नदियां मिथनकोट अर्थात पाकिस्तान की किस नदी में गिरती है? यहाँ पे एरर है, पाकिस्तान में किस नदी में गिरती है? तो पंजाब से 5 नदियां निकलती है। पंजाब से कितनी नदियां निकलती है? पंजाब से 5 नदियां निकलती है, जो कि पाकिस्तान में एक मिथनकोट नामक जगह है, वहां पर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर सिंधु हो गया। अब जो पंजाब है वहां से 5 नदियां निकलती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास है। जैसे सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ वही सीक्वेंस से नदियाँ है। सबसे ऊपर झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी और सबसे नीचे सतलज और बीच में आता है ब्यास, जो कि ऐसे चला आता है। ये सीधा नहीं जाती है, ये यहाँ से मुड़ के ऐसे जाती है और जाके पाकिस्तान के मिथनकोट नामक जगह में सिंधु नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत परिपथ को वियोजित या पूर्ण करने का काम क्या करता है? तो वह करता है कुंजी या स्विच। यदि हम स्विच दबाते हैं तो विद्युत परिपथ पूर्ण होता है और बल्ब जल जाती है। अगर स्विच हटाते हैं तो विद्युत परिपथ जो होता है वह वियोजित हो जाता है और स्विच और बल्ब बुझ जाती है। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, आप केरल ब्लास्टर्स टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे? तो केरल जो ब्लास्टर्स की टीम है वह टीम है आपकी फुटबॉल की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि अब इंग्लैंडियों पर भारतीयों का राज्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य चेराव नृत्य है। चेराव नृत्य मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। इसे बांस नृत्य या चेराव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 26 जनवरी 2022 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के 73 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में इसे 2021 अक्टूबर तक डैश बार संशोधित किया गया। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यह है कि वर्ष 2021 के अक्टूबर तक भारतीय संविधान को कितनी बार संशोधित किया गया है? क्वेश्चन मूल रूप से यही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा 105। यानी संविधान को 2021 अक्टूबर तक 105 बार संशोधित कर दिया गया है। और 105वां संविधान संशोधन जो था वह राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को बहाल करने के लिए कहता है, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
जो कि आपको पता भी होगा OBCs पर जो कानून बना था, ठीक है। और पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वह संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1950 ईस्वी में। और अंतिम संविधान संशोधन कब हुआ? तो अंतिम संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2021 में मई के महीने में, ठीक है। और इसका जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें बदल गई थी, ठीक है। आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन काल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल का नाम जैसे ही आए आपको याद आना चाहिए अकबर। अकबर के राज्य में राजा टोडरमल जो थे वह राजस्व मंत्री थे। क्यों अकबर याद आना चाहिए? क्योंकि जो राजा टोडरमल थे वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अगर आपको अकबर के दरबार के 9 रत्न याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके थे बीरबल, उसके बाद तानसेन, अबुल फजल, फौजी जिसे हम फैजी के नाम से भी जानते थे, राजा मानसिंह थे, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम ए खान ए खाना। यह अकबर के दरबार के नवरत्न थे, जिसमें से एक नवरत्न थे राजा टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यहाँ पर सिर्फ नहीं, यहाँ पर होगा आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ वह शिव नादर को प्राप्त हुआ। मतलब हारून इंडिया की वर्ष 2021 की दानदाताओं की सूची में, यानी कि सबसे 2022 में दान देने वाले जो व्यक्ति अब तक है वह शिव नादर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरयू किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू जो है वह शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू सरयू मूल से निकलती है जो कि पंचमेश्वर में महाकाली में मिल जाती है, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। याद रहेगा आपको। अब बार बार इसको सुनिएगा, याद होती जाएगा। डेली सेशन रिपीट करिएगा, मैं जो कनेक्ट होगा पीछे से मैं उसको रिलेट करवा के याद करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों ययाति और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो ययाति और तुगलक जो नाटक था वह गिरीश कर्नाड का था। और गिरीश कर्नाड जो थे यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक, नाटककार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? तो यह 1708 में हुई। उसके बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो आप इस कहानी को आराम से सुनिए। छोटी सी कहानी है कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो गुरुवृत्ति की संस्था समाप्त हो गई थी और सिखों का जो नेतृत्व था उनके भरोसेमंद शिष्य बंदा सिंह बहादुर के पास चला गया था। यानी कि बंदा सिंह बहादुर जो थे वह सिखों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। इसका पूरा नाम होगा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो आप प्रतिदिन मेरे सेशन को 8 बजे डेली ज्वाइन किया करें और अपने नॉलेज को इन्हांस किया करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Audio Jungle.